अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मजमूई तौर पर मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर, और बिलखसूस बात इस पर भी होगी कि PDM जिसकी तश्कील हुई थी इस हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए, या कह लीजिए इस हुकूमत को घर भेजने के लिए, इस वक्त वो PDM ख़ुद से तोड़ फोड़ का शिकार है। उसके अंदर बहुत से मामलात इस वक्त चल रहे हैं, मुख्तलिफ बयानिए हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो वहाँ पर अब शहबाज शरीफ साहब की भी एंट्री हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब एक और बयानिया रखते हैं, मरियम साहिबा भी मौजूद हैं जो एक और बयानिया रखती हैं। पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा अगर बात की जाए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनका एक अपना सख्त मौक़िफ़ है। राना सनाउल्लाह साहब मफाहमत की बात करते हैं। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये फरमाते हैं कि हतमी फ़ैसला तो नवाज़ शरीफ का होना है। बेशक शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पार्टी के सदर हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP जिस तरह से उसने अपनी राहें जुदा की, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये बाज़ तौर पर कहती नज़र आती है कि उसे PDM में वापस आने का कोई शौक़ नहीं है। और नून लीग भी यही कहती है कि हमारी राहें जो हैं वो PDM की राहें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब जुदा हैं। इस वक्त जो मुल्क का सियासी मंजरनामा वो इंतहाई दिलचस्प इसलिए है कि इस वक्त अगर बात की जाए तो हुकूमत को ख़तरा अपोजिशन की किसी जमात से नहीं है, या उसका कोई वाज़ेह इख्तलाफ अपोजिशन से नहीं है, ना अपोजिशन को वाज़ेह तौर पर टफ़ टाइम इस वक्त हुकूमत को दे रही है, बल्कि हुकूमत को ख़तरा अपने लोगों से। टफ़ टाइम मिल रहा है तो अपने लोगों से मिल रहा है। हम ख्याल ग्रुप बनते जा रहे हैं तो अपने ही अंदर बनते जा रहे हैं। बजट पास कराना इस वक्त मसला है तो अपने लोगों से पास कराना मसला है। पंजाब में हुकूमत कायम रखना मसला है तो अपने लोगों से मसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन की आपस में PDM की शक्ल में एक दूसरे से बयानबाजी और कह लीजिए कि इत्तेहाद ना होना, तो वो एक दूसरे से ख़तरा बने हुए हैं लड़े। हुकूमती लोग और हुकूमती अपने ही जो इनके लोग हैं वो इनके लिए ख़तरा बने हुए हैं इस वक्त। इसके साथ साथ एक परफॉर्मेंस की बात है, डिलीवर करने की बात है, गवर्नमेंट के दावे हैं। आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के तरक्की के दावे हैं, ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, वो GDP की बात कर रहे हैं वो, जबकि अपोजिशन इन तमाम तर चीज़ों को रद्द करती है। और उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त मुल्क में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बल्कि एक आम आदमी की हालत बहुत ख़राब है और वो मज़ीद तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट्स बहुत वाज़ेह हैं। इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। इंतहाई आम शख्सियत जिनका तजर्बा बहुत वसी है पाकिस्तान की सियासत पर, वो बहुत गहरी नज़र रखते हैं, आज के हमारे मेहमान होंगे। मैं ब्रेक के बाद तारुफ़ कराऊँगा और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और मजमूई तौर पर जो सियासी सूरत हाल है उस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। और आज के प्रोग्राम में इस तमाम तर सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें इंतहाई सीनियर सियासतदान, कानूनदान जनाब बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में उनसे खसूसी गुफ्तगू रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सर, अ वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले सर गुफ्तगू का आगाज़, और PDM इस वक्त मौजूए बहस है तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अब तो बड़ा वाज़ेह हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये कह दिया कि उन्हें PDM में वापस जाने का अब कोई शौक़ नहीं है। लेकिन सर क्या कहेंगे बिलखसूस जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का रवैया है, क्योंकि नून लीग के कुछ हलकों की जानिब से मफाहमत की बात की जाती है, वो वापसी का रास्ता अब भी रखना चाहते हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बयानात बड़े सख्त आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। कैसे देखते हैं उन्हें आप? असल में डोमिनेंट जो बरतर राय है, बेहतर मैं नहीं कह रहा हूँ, बरतर कह रहा हूँ, जो बरतर राय है मुस्लिम लीग नवाज में, वो शाहिद खाकान अब्बासी की और मरियम बीबी की और नवाज शरीफ की है। और जो बरतर नहीं है, जो कि मातहत राय है लेकिन मुख्तलिफ है, वो शहबाज शरीफ की है और उनके साथियों की है। अब शहबाज शरीफ तो यहाँ तक कहते हैं कि जी मैं बड़े भाई के पाँव पकड़ लूंगा कि मुफाहमत का रास्ता लें। ये भी कहते, बात करते तो वही बात है। मरियम बीबी कहती है कि मज़ामत, पहले मज़ामत फिर मुफाहमत, और पावर टॉक्स टू पावर, और जब तक मज़ामत नहीं करेंगे मुफाहमत नहीं होगी। तो मकसद तो मुफाहमत ही है इनका भी, इनकी भी हदफ और इनकी मंजिल जो है, इनका जो जहाँ पहुंचना चाहते हैं, दोनों ग्रुप को मुफाहमत पे ही पहुंचना चाहते हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी ने तो कल यहाँ परसों यहाँ
मालिक के प्रोग्राम में मैं ये यहाँ तक कह दिया कि जब तक मफामत नहीं होगी उनके साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तब तक कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मकसद ही कोई नहीं। उन्होंने कहा कि जी उनके बगैर नो कॉन्फिडेंस मोशन, उनकी आशीर्वाद के बगैर नो कॉन्फिडेंस मोशन तक नहीं हो सकता। तो इलेक्शन ही आप हुकूमत गिराने की ये क्या बात करेंगे जब तक ये वो ना करें, ये इंडिया ना दें अपने वोटर को, सपोर्टर को, अपने आप को, दुनिया को कि हमने मुफाहमत करके एक सुलह कर ली है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और अपना किरदार उनके मातहत ही चलेंगे और उनके मुताबिक चलेंगे अदा करेंगे। यही बात यहाँ तक के जुबैर ने यहाँ तक कह दिया कि जी एक लिहाज से कि ये मुबारक हो, हमारी तो सुलह हो गई है, अब सीढ़ी तो गिराने का जिस वक्त चाहे हम सीढ़ी गिरा सकते हैं, हमारी तो फौज के साथ। और ये अल्फाज कहा कि सुलह हो गई है और बिल्कुल ठीक हो गया काम। तो ये तो जाही मुफाहमत की तरफ रहे हैं। इनका तो मज़ामत का जो मकसद भी है वो कि जलसों में को बंदे दिखा के इसको मज़ामत कहते हैं और हम बातचीत कर लें, क्योंकि बातचीत का सिलसिला तो इन्होंने कभी छोड़ा नहीं। जब मियाँ साहब ने कहा कि किसी ने मुलाकात नहीं करनी, किसी ने भी किसी इस्टेब्लिशमेंट के अनदेखे नादीदा अफराद के साथ, तो उस वक्त जुबैर बातचीत कर रहे थे और 5-7 घंटे की उनकी बातचीत 2 दिन में हुई, लेकिन मायूस हुए क्योंकि वहां से यही कहा गया जो ISPR ने भी कहा कि अगर आपका मसला कानूनी है तो आप अदालत में जाएं और अगर आपका मसला सियासी है तो पार्लियामान में जाएं। तो ये उधर से जब इनकार हुआ तो गुजरांवाला वाली तस्वीर कर दी। तो अब समझ नहीं आती इनकी तो मुस्लिम लीग नवाज की कि वो किधर खड़े हैं। मफाहमत भी चाहते हैं और मफाहमत अगर मज़ामत की ज़रूरत है तो मज़ामत कर लेंगे, उसके लिए थोड़ी सी मज़ामत क्या है, जैसे मैंने कहा 1-2 जलसे करेंगे, कहेंगे ये बड़ी मज़ामत हो गई और नो कॉन्फिडेंस मोशन तो लाने को तैयार नहीं है। जो सबसे आसान मज़ामत का तरीका है जो पीपल्स पार्टी ने ऑफर किया था और वो शाहिद खाकान साहब ने कह दिया, क्योंकि मोतबरीन लोग जो इनमें हैं वो तो ये 3 ही हैं, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी। और बैरिस्टर साहब, डू यू सी अ पॉसिबिलिटी कि जो मफाहमत हुई हो या जो कह लीजिए मामलात तय पाए हों वो शहबाज शरीफ साहब इन कंपनी के साथ हों और जो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा का बयानिया है वो अपनी जगह पर है, या ये अगर कोई मामलात बेहतरी की तरफ गए हैं, कोई मफाहमत हुई तो वो कलेक्टिवली हुई है पूरी की पूरी नून लीग के साथ, क्योंकि बज़ाहिर बयानात से ऐसा नजर नहीं आ रहा। नहीं, कोई इनके लिए अभी तो मायूसी है। इनको मसला ये है कि इनके ऊपर वो TT और टेलीग्राफिक फर्ज के केस बड़े मजबूत हैं और वो अपने चल रहे हैं और इनको वैसे तो बहुत इतना जितना किसी को कभी कोई गुंजाइश मिली नहीं, इतनी नौकरी को मिली है कभी किसी को नहीं मिली। अभी भी ढील के लिए पे हैं कि एक कन्विक्टेड साहब है जो कि जिनको इजाजत दे दी गई है कि आप लंदन जाएं और मौज करें। अब गवर्नमेंट ने उनको इजाजत दी है, इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट भी और PTI की हुकूमत भी उनके साथ नर्म रवैया रखे हुए है। बीबी भी खुद कन्विक्ट है और बाहर निकल के तकरीरें करते हैं। तो किस कॉन्विक्ट को दुनिया में या पाकिस्तान मुल्क से बाहर जाने दिया गया कॉन्विक्ट जिसका जुर्म साबित हो चुका है, जिसको सजा हो चुकी है, उसको मुल्क से बाहर जाने दिया है? और कौन से कॉन्विक्ट को इजाजत होती है कि वो जमानत से आके सियासी जलसे करे और तकरीरें करे? इनको तो बहुत ढील मिली हुई है। ये तो दे आर इन टच विद द इस्टेब्लिशमेंट और हमें वो उसी तरह है जिस तरह आसिफ साहब से बात करके और आसिफ साहब ने कह दिया अब ईंट से ईंट बजा देंगे।
तो दूसरे दिन मियाँ साहब मिलने को ही तैयार नहीं थे, कॉल ही नहीं लेने को तैयार थे आसिफ। तो अब ये तो इसी तरह, और ये कोई जेल काटना वाटना इनके इतने बस पे नहीं है। वो तो रद्दारी था जिसमें जेल काटी और रबी, और उसको भी बहुत ऑफर होते थे कि भाई तुम बाहर चले जाओ। और परवेज मुशर्रफ के दौर से पहले भी और परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद भी, और बीबी बाहर थी मुल्क से, और वो बताती थी उनको ऑफर होते थे। जब 2002 था या 3 था गालबन, क्योंकि 2004 में जाके तो 9 साल बाद आसिफ जरदारी की जमानत करवाई थी वो मैंने, और वो भी मतलब कोई 8-9 साल काट चुके थे जब। तो ये तो इन्होंने तो गिरफ्तार हुए अक्टूबर 1999 में, और दिसंबर 2000 में आप सऊदियों की मेहमान नवाजी का मजा उड़ाने के लिए सरूर पैलेस, आप सोचें जो सऊदी अरेबिया में पैलेस कहलाता है वो कितना कंफर्टेबल होगा और लग्जूरियस होगा जी। वो सरूर पैलेस आप चले जाते हैं। इस दफा आप गिरफ्तार हुए तो आप लंदन चले गए। तो ये तो कमालात के साथ होते हैं, और हमें कहते रहते हैं कि हमने कोई प्रोग्राम तय किया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, यहाँ मिले हुए इस्टेब्लिशमेंट। बैरिस्टर साहब, हुकूमती वज़रा ये बयानात दे रहे हैं कि पीडीएम टाइम फिश हो गई है। अब वाकई ये ख़त्म हो गई पीडीएम, या अगर नरम रवैया आएगा अब पीडीएम में मौजूद जमातों की जानिब से, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गौर कर सकती है दोबारा से इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने में? देखिए, पीडीएम तो वही थी जिसका जिसकी बुनियाद और जिसकी तहरीक की बुनियाद रखी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम को बनाने वाली एक जमात है जिसने पीडीएम बनाई थी। अब पीडीएम में वो ही ना रहे तो पीडीएम कैसे रही? और दूसरी इतनी बड़ी इतनी फाल जमात एएनपी थे, वो भी बीच में ना रहे तो पीडीएम में क्या रह गया? ये कोई इत्तेहाद, इसका नाम कुछ और रख ले, जो कुछ रख ले, इत्तेहाद बेशक चलाएं, हमें इस पर कोई एतराज नहीं। पीडीएम भी कहना चाहते हैं उसको तो कह लें, पर पीडीएम तो ना हुई, पीडीएम तो खत्म हो गई। राइटली सेड सर। ये जो इन हाउस की बात है, तब्दीली की बात है, जो पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ रखती है, और पहले भी ज़ाहिर है जब पीडीएम में भी ये बात हुई और नाराज़गी की जमातों की वजह भी ये बनी, इन हाउस का कोई चांस, कोई पॉसिबिलिटी आज भी आपको नज़र आती है किसी सतह पर भी, या मुमकिनात में से है? इन हाउस की मेरा ख्याल है कि जो शायद खाकान अब्बासी ने बात की है वो दुरुस्त तरीन बात है, और उसने मैंने खुद सुना, क्योंकि इसलिए मैं कह सकता हूँ। इन हाउस के बारे में शायद खाकान अब्बासी को जब कहा गया मालिक ने कहा, मोहम्मद मालिक ने, कि तुम्हारे पास तो नंबर है, क्योंकि अगर तरीन वाले भी 40 आपके पास आ जाए या वो ईवान में ही ना आए और वोट ही ना डालें, तो आपका तो नंबर बन गया है, वो 40 निकल गया, तो आप तो बड़ी आसानी से, और पीपल्स पार्टी भी आपका साथ दे रही है, तो आपके पास तो नंबर है। तो इन हाउस तो आप क्यों नहीं करारदाद अदम एतमाद पेश करते? तो उन्होंने कहा करारदाद अदम एतमाद उसी सूरत में पास हो सकती है, मकबूल हो सकती है उसमें, जब जो एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग हो, का सहारा हो, और वो बैकिंग हो उसके पीछे हो। तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट इसमें साथ नहीं देती, कोई फायदा नहीं है ये मूव करने का तहरीक अदम एतमाद। अब तहरीक अदम एतमाद नहीं होगी तो इतना चेंज नहीं हो सकता। जी, राइटली सेड, बिल्कुल। सर ये बताइएगा, इस वक्त जो मामलात हैं, बज़ाहिर जो अपोजिशन है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, बाकी जमातें हो, इत्तेहाद तो वो नहीं रहा, लेकिन कोई बज़ाहिर ख़ास टफ टाइम नहीं है इस वक्त गवर्नमेंट के लिए।
जो अपोजिशन दे सकती थी, मुश्तरका तौर पर अलहदा से बयानात की हद तक मामला है, लेकिन टफ टाइम उस तरह से नहीं है। इस बात से इत्तेफाक करेंगे आप? उस तरह का टफ टाइम तो जाहिर है मुमकिन नहीं रहता अगर नून लीग अपनी लाइन लेके बैठी हो कि जब तक इशारा नहीं होगा एस्टेब्लिशमेंट का, उस वक्त तक हम कोई करारदाद एतमाद की करारदाद भी पेश नहीं करेंगे, क्योंकि ना हम जीत ही नहीं सकते। आपने ये फैसला ही कर लिया है, तो उसके बाद टफ टाइम देने का क्या कहाँ गुंजाइश कहाँ रह गई। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी अभी भी पीडीएम के खात्मे के बाद भी इस बात पे क्लियर है कि फ्लोर ऑफ द हाउस ईवान दोनों ईवानों में पार्लियामेंट में एक ताउन होना चाहिए तमाम जमातों का, जिसमें वो जमातें भी हैं जो अभी तक अपने आप को पीडीएम की जमातें कहलाती हैं, और वो जमातें भी हैं जो पीडीएम की में नहीं है, मसलन पीपल्स पार्टी और एनएसपी। तो हमारा कोई वापसी का कोई हमें ख्वाहिश नहीं है। जो खासकर जिस किस्म की शराइत को लगाते हैं, लफ्ज़ का शराइत, ये पहले वो जोड़े फिर पूरा एक्सप्लेनेशन दे, वो हम तो मानते ही नहीं है कि कोई जमात या कोई जमातें मिलकर भी किसी सियासी इत्तेहाद में किसी एक जमात को शो कॉज नोटिस दे सकती हैं, क्योंकि ये सरबराह और मातहत का मामला नहीं है जी। ये सुपीरियर और इंफीरियर का मामला नहीं है, ये कोई मुलाजमत नहीं है जो हम कर रहे हैं। सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान नहीं है जिसमें शो कॉज नोटिस होता है तो ये आप बताओ आपके खिलाफ क्यों ना दिया जाए। ये खबर नहीं कहाँ से ये समझते हैं कि ये शो कॉज नोटिस और ये एक ब्यूरोक्रेसी की तरह चलाना है काज को। ये इनका बचपना है पीएमएलएन का और मौलाना का भी, जो इस किस्म की सोच रखते हैं। और मैं तो कई मरतबा कह चुका हूँ कि जो बुनियादी तौर पे मुश्किल आई है मुल्क की तारीख में, वो सबसे बड़ी मुश्किल वो थी जो 1985 के इलेक्शन हुए, जो गैर जमाती बुनियादों पे हुए 1985 के, जिसमें अफराद इनफरादी तौर पे कोई 550 अफराद मुंतखब हो गए पार्लियामान में। उन 550 सेनेटर्स और एमएनएज और फिर एमपीए जो ये कोई 1100 बन जाता है कुल। इन 1100 अफराद में, क्योंकि ये कटी पतंगे थी, किसी पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं थे, इनको जियाउल हक ने एक दिन कह दिया बुला के कि आप मोहम्मद खान जुनेजो ये आपका सरबराह है और आप एक सियासी जमात है जिसका नाम मुस्लिम लीग है, और आज से आप पार्लियामेंट खेलें। वो पार्लियामेंट खेलते रहे, जिसमें वज़रा भी बने बज़ाहिर, क्योंकि रहा इक़्तिदार तो ज़ियाउल हक के पास ही रहा, तो बज़ाहिर देखने में ड्रामाई अंदाज में कोई वज़ीर दाखिला था, कोई वज़ीर खजाना था, कोई में से एक मजलिस शूरा जैसे बनाई थी ज़ियाउल हक ने, जो कि सारी नामजदगियाँ ही की थी। वही मजलिस शूरा वाले ज्यादातर लोग इसमें आ गए। अब ये इनमें डिसिप्लिन नहीं है, इनमें कोई ज़र्फ नहीं है, इनमें कोई एहतियात नहीं है कि पॉलिटिक्स में ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं तो ये लाडलों को कोई कुछ नहीं कहता। अगर ये जजों से फोन करके उनको मजबूर करके अपने मुखालफिन को सजाएं देते हैं तो इनको कोई कुछ नहीं कहता। ये मुखालफिन कोई जबानें काटते हैं जिस तरह सरदारी की जबान काटी गई, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। तो ये लाडले हैं, और अगर ये फंस जाए तो इनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं और ये जेल की काल कोठरी से महल्लात में चले जाते हैं या लंदन चले जाते हैं। ये इन्हीं के लिए सारा कुछ हो सकता है। हमें तो लोग मासूम समझते हैं, हमें तो समझते हैं
कि हमने चूंकि 85 की इलेक्शन का बाइकआउट किया या ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का डट के मुकाबला किया, इनमें से किसी ने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का मुकाबला नहीं किया। ये बल्कि ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के कलपुर्दे रहे, उसके साथ रहे। अब हमने तो चूंकि मुकाबला किया और हमें अब समझा जाता है कि ये बुरे लोग हैं जो ज़ियाउल हक की लाठियां थोड़े खा रहे थे कि यहाँ जमहूरियत हो, या जो इनमें से अदालतों का दिफा कर रहे थे कि यहाँ कानून की हुक्मरानी हो। ये तो बुरे लोग हैं और ये कोई पाक पवित्र लोग हैं। जिस सियासी जमात में जब चाहे चले जाएं, एक इलेक्शन, हर इलेक्शन एक नई जमात की जानिब से लड़ रहे हो, ये बड़े अच्छे लोग हैं। तो ये इनको आदत है नवाज दी, ये लाडले हैं। राइट ही सेड। एतजाज़ एहसन साहब, थोड़ी सी बात जरा अब इस मौजूदा हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उसकी कारकर्दगी पर कर लेते हैं। एक तो वो रियलिटी है जो इस वक्त हम सबको नज़र आ रही है, महंगाई की, बेरोज़गारी की, एक आम आदमी की हालत ज़ार की। दूसरा, अगर आज ही का बयान वज़ीर आज़म साहब का ले लें तो वो कह रहे हैं कोई सोचे भी ना कि हम 5 साल पूरे नहीं करेंगे। फिर साथ वो ये भी फरमा रहे हैं कि इस वक्त जब ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ रेट हमारा बढ़ रहा है, तो जो हमारे मुखालिफिन हैं उनको यकीन नहीं आ रहा ये 3 साल तक हमारी नाकामी की बात करते रहे। यानी कि वज़ीर आज़म साहब या गवर्नमेंट इज़ होपफुल कि दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और वो अब तक जो उन्होंने किया है वो बेहतर किया है। इस पर सर क्या कहेंगे आप? 2-3 बातें हैं। पहली बात तो मैं ये अर्ज करूंगा कि इनको ये जो मैक्रो फिगर्स होते हैं ना कि जीडीपी इतनी बढ़ गई है और जीडीपी के जो डेट है, जो कर्जे हैं, वो जीडीपी की निस्बत इतने हो गए हैं, और ये कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो बुनियादी तौर पे तजारती खसारा होता है, उसको उर्दू में कहें तो लोगों को समझ आ जाएगी कि लेन और देन में देना ज्यादा है और देना कम है, ये खसारा होता है तजारती। तो तजारती खसारा जहाँ हो वहाँ तरक्की नहीं होती। तो ये कहना कि जी हमने तजारती खसारे को मंफी से मस्बत कर दिया है, ये वो मसला, या ये कहना कि जो ग्रोथ रेट है ये 4.8 पे आ गए हैं और ये इंशाल्लाह हम इसको 6 पे ले जाएंगे। और कोरोना के बावजूद हमने ये हदफ अहदाफ में इजाफा किया है और टैक्स हमने 4 खरब जमा कर दिया है। ये बातें हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स से वोटर को इतना फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 2 साल में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो महसूस होगा कि जैसे वो समझे कि एकदम ताज़ा हवा के झोंके आने शुरू हो गए हैं और मेरे ऊपर से तमाम मुसीबतें खत्म हो गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, वोटर उसके साथ ज्यादा उससे मुतासर होता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो कि ये कीमतें कितनी है, तेल की कितनी, पेट्रोल की कितनी कीमत है, चावल की क्या है, मुर्गी की क्या है, आटे की क्या है, दाल की क्या है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये ज्यादा असरअंदाज होती है। तो गवर्नमेंट को इतना मुतमईन नहीं होना चाहिए कि अगर उसके फिगर्स जो है, आदाद व शुमार, अगर वो दुरुस्त भी है, मैं कोई इकोनॉमिक्स के स्टडी की किए बगैर मैं ये नहीं इतना कह सकता। ये एक्सपर्ट ही बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट इनको गलत कहते हैं और गवर्नमेंट समझती है कि ये दुरुस्त है। और अगर दुरुस्त भी है, मैं ये जानता हूँ एक पेंडू आदमी की तरह कि ये मैक्रो फिगर्स जो है ये वोटर को इतना इम्प्रेस नहीं करते, मुतासर नहीं करते। माइक्रो फिगर्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो उसको ज्यादा असर करती है और वो उसमें ये हुकूमत जो है काफी नुकसान पे। राइटली सर, उस पर हुकूमत नुकसान पे है सर। और इसके साथ साथ एक और जो आप मामला इस वक्त जिस तरह से
सबके सामने है कि हुकूमत को अपने लोगों से ज़्यादा ख़तरा है, ना कि अपोजिशन की जमातों से। उसमें हम ख्याल ग्रुप है, जहांगीर तरीन साहब का मामला आ गया, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि खुदारा उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दें, लेकिन उस रिपोर्ट को अभी तक पब्लिक नहीं किया जा रहा, उसमें ताख़ीर है। और ये हम ख्याल ग्रुप अपने इशाइये कर चुका, ये अपना मसल, अपनी स्ट्रेंथ दिखा चुका है। कितना बड़ा थ्रेट ये आने वाले वक्त में इस गवर्नमेंट के लिए हो सकता है? या बहुत सारे लोग जिस तरह से ख्याल करते हैं कि जहांगीर तरीन साहब कभी भी किसी एक्सट्रीम हद तक नहीं जाएंगे, आप कैसे देखते हैं सारे मामले को? मैं इसमें शाहिद खाकान अब्बासी की बात को मोतबर समझता हूँ कि ये हम ख्याल ग्रुप या जहांगीर तरीन ग्रुप या कोई और ग्रुप को ये यहाँ तक कि खुद मुस्लिम लीग नवाज खुद मोतरफ है, मुस्लिम लीग नवाज की मफाहमत जाती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इनमें से कोई भी बजट में हुकूमत को शिकस्त देने को तैयार नहीं होगा जब तक उधर से इंकरेजमेंट ना मिली और गो अहेड ना मिला इस्टेब्लिशमेंट। उस वक्त तक ना नून और ना जहांगीर तरीन ग्रुप ये कोई एक्शन नहीं देगा। तो अगर इमरान खान इसमें अपने ताल्लुकात जो उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं उनमें अगर वो मुस्तहकम है, तो फिर ये जैसे शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद कहा, तो फिर शायद बेसूद हो कोई अदम एतमाद की तहरीक ला के या गवर्नमेंट पे पार्लियामेंट में भी प्रेशर डाल दे की उम्मीद बेसूद होगा। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मज़ीद कुछ सवालात हैं, लेकिन एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक से वापस आकर मज़ीद चीज़ों पर बात होती है, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तान में कमोबेश सभी लोग मोतरफ हैं और आपको हीरो के तौर पर ट्रीट करते हैं अदलिया की बहाली की तहरीक को लेकर या जमहूरियत बहाली की तहरीक को लेकर। एक सवाल जो यहाँ पर बनता है सर, आज आपने जमहूरियत भी बहाल हो गई थी, अदलिया भी बहाल हो गई थी, आज काफ़ी साल गुजर गए। एतजाज़ अहसन साहब क्या मुतमईन है कि इसी बहाली के लिए जद्दोजहद की थी जिस फॉर्म में इस वक्त हमारे पास अदलिया है और जिस फॉर्म में हमारे पास जमहूरियत? नहीं, बिल्कुल नहीं मुतमईन। बदकिस्मती से जो ख्वाब हमने देखे थे और जो ख्वाब हमने जिनकी अलामत हम समझते थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को चीफ जस्टिस को, वो तो चिकनाचूर हुए। और चौधरी साहब ने एक तरफ बार एसोसिएशन को बहुत अपना एक सिपाही और अपनी फौज की तौर से इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एडवोकेट रजिस्टर किए और कोई मेरिट को भी ना देखा। वो एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में। फिर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया जब एक छोटा सा ग्रोह वकला में उन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया जी। सिविल जजेस पे तशद्दुद, डिस्ट्रिक्ट जजेस पे तशद्दुद, क्लाइंट पे तशद्दुद। ये जो मुतशद्दिद वकला का खोला निकला, इसकी भी काफी हद तक सरपरस्ती और हौसला अफजाई इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी करते रहे, क्योंकि वो समझते थे कि ये मेरी ताकत और मेरी फौज है। तो लॉयर में एक मुतशद्दिद एलिमेंट अंतर आ गया और जजेस में एक अंतर मुतकब्बर जजेस का आ गया। जज मुतकब्बर और ये जो वकला है इनमें तशद्दुद, ये दो ऐसे अनासिर पैदा हुए हैं हमारी मूवमेंट के बाद और हमारी मूवमेंट की कामयाबी के बाद,
जो कि इनका मनफी असर है सारी सियासत से भी, सारी हुक्मरानी और हुकूमत को चलाने के भी। जज, बहुत सारे जज ऐसे हैं जो समझते हैं हमें कोई अब हटा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे से ये तो फौज खड़ी होगी वुकला की, और वुकला निकल आएंगे। और ये अब सब ठीक है, जब एक फौजी आर्मी चीफ को वुकला ने, हमारी मूवमेंट ने एक फौजी आर्मी चीफ के फैसले के खिलाफ जद्दोजहद की, और फौजी आर्मी चीफ तो उस वक्त जब मुशर्रफ, अब तो कमजोर लगता है, उस वक्त मुक्के जब दिखाता था तो दहशत पैदा हो जाती थी। यूनिफॉर्म पहन के मुक्के दिखाता था और कहता था कि मेरी वर्दी मेरी सेकंड स्किन है, दूसरी जिल्द है मेरी, ये नहीं कभी उतरेगी। मैंने पेशावर आई तो वकी कन्वेंशन ने उसको जवाब दिया, मैंने कहा तुमने भी वर्दी पहन रखी है, और हम आपको याद होगा कि सारी रैलीज में सारी तो हमारी बगामती जलसे होते थे, जलूस होते थे। जी जी जी। सारे प्रोटेस्ट में हम अपनी काली वर्दी पहन के जाते थे। तो मैंने तकरीर करते हुए कहा, रात के 3 बजे थे पेशावर की कन्वेंशन में, तो मैंने कहा कि तुमने वर्दी पहनी नहीं है मुशर्रफ, तो मैंने भी वर्दी पहनी नहीं है, और मैं तुम्हारे शर्त लगाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरी वर्दी मेरे कंधे पर होगी, मेरे जिस्म पे होगी जब तुम्हारी वर्दी उतर रही होगी। तो यही हुआ, हुकूमत ने एक आर्मी चीफ के फैसले को मुस्तरद किया। जब उसके बाद हुकूमत डेमोक्रेटिक आ गई और उसने भी ना माना वो यूसुफ रजा की गवर्नमेंट ने, तो हमने दबाव फिर भी जारी रखा, और फिर आखिर हमारे दबावों के तहत ये जज बहाल हुए, और ये महसूस किया गया कि इनको आगे इतना ही रहेगा। तो ये चीज जो है, ये इस किस्म की मतलब है कि चाहिए है टू ए लार्जर प्रिंसिपल, नॉट टू ए सिंपल पर्सनल गेन के जी मेरे केस मेरे खिलाफ खत्म हो जाए और नवाज शरीफ बख्तियार हो मिल जाए। तो ये इस पे मूवमेंट नहीं चलती, पर हमारी मूवमेंट में बहुत अच्छे उसके पहलू है कि नॉन वायलेंस थी, अदम तशद्दुद थी, 2 साल कोई पक्का नहीं टूटा, कोई गति नहीं टूटी, और हम सड़कों पे रहे और बिल्कुल आपने सर दुरुस्त बताया, एंड एवरीवन इज विटनेस टू दैट। सर थोड़ी सी बात जरा, एक इदारा बहुत खबरों में रहता है, कभी सुप्रीम कोर्ट भी उनके हवाले से बात करता है, कभी ऑपोजिशन बात करती है, दैट्स नैब। ये आपकी गवर्नमेंट भी रही, तब भी कोई मामलात नहीं हुए, अब पीटीआई भी कहा जा रहा है उसी का इस्तेमाल कर रही है। ये इस इदारे के बारे में सर क्या राय होगी, मुझे अगर प्रिसाइजली बता सकें, हाउ डू यू सी इट? ये इदारा तो एक लिहाज से मैं कभी नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात में आएगी, पर जो बात एक दुरुस्त बात होती है उतनी कर लेनी चाहिए। मेहनत बहुत करने वाले लोग हैं, इसमें मेहनती लोग बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत इन्होंने मिसाल के तौर पे जितना बवात और सबूत और शवाहिद हुदैबिया केस के निकाले हैं, या इन टेलीग्राफिक ट्रांसफर के निकाले हैं टीटीओ के, ये केसेस में इतनी इन्होंने मेहनत की है कि कोई बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इनके जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं वो कोई फैसले बिल्कुल दुरुस्त नहीं करते। इस वक्त तक टीटीओ का केस खत्म हो जाना चाहिए था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंट्री केस है, दस्तावेजात पर मबनी है, उस पर ना ज्यादा जिरा होगी ना ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन ये कंफ्यूज है सारे लैब वाले, हर दफा ये एक ईवीएम होती है तो 10 और इंक्वायरियां शुरू कर देते, फिर 10 और इंक्वायरियां अगले महीने शुरू कर देते।
भाई आपके पास इतने लोग ही नहीं है, इतने एक्सपर्ट ही नहीं है, इतने अफसर ही नहीं है, इतनी नफरी नहीं है, तो आप क्यों नहीं अपनी स्ट्रेंथ को कंजर्व करके और मेन केसेस पे तवज्जो देते। और ये यकीनन इनके खिलाफ ये बनता है फिर इल्जाम कि ये वन साइडेड और ये गैर जानिबदार इदारा नहीं रहा। बिल्कुल सही। बैरिस्टर साहब, आपके साबिक कुलीग चौधरी निसार साहब की एंट्री हुई है दोबारा से सियासत में एक वक्फे के बाद, कुछ कमेंट उस पर करना चाहेंगे सर? पिछली दफा कमेंट किया था तो बड़ा हंगामा बर्पा हो गया था, पर चलो बड़ा अच्छा है। पर ये 1985 का देखें, ये भी एक मैं बात कर दूं, ये 1985 की जो फसल है ना सियासत में, ये उनके लिए ही ये मुमकिन है। उससे पहले ये मुमकिन भी नहीं था। उसके पहले की सियासत जो नवाब राना नसरुल्लाह करते थे, जो मीर हजार खान तवज्जो करते थे, जो बड़े बड़े लोग थे करते थे, वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं 3 साल अपने हल्के को महरूम रखूंगा नुमाइंदगी से। यही वो कर रहे हैं। इसहाक ये दोनों ऐसे मतलब है उनकी 1985 से की निस्बत है ना उस असेंबली से, ये अपने आप को प्रिविलेज समझते हैं कि जब भी मैं चाहूँ मैं जाके हलफ उठा दूं। 3 साल आपने एक हल्के को नुमाइंदगी के बगैर रखा है, ना उसको कुछ पैसे मिले हैं, ना वहाँ डेवलपमेंट हुई है, और आपने आप फैसला कर दिया है कि मैं चल के और हलफ देता हूँ। तो ये उनके लिए ये लाडले लोग हैं, जैसे मैं कहता हूँ, आपस में अगर इनकी सुलह हो जाएगी तो वो शहबाज शरीफ के साथ इनका एक अच्छा ताल्लुक है। मियां नवाज और मरियम ने तो उनको बिल्कुल ही रद्द कर दिया है, और फैसला आपके बारे में मुस्लिम लीग नवाज की तरह की जानिब से अगर ये मैं नहीं कहता हूँ कि यकीनन अगर चौधरी साहब मुस्लिम लीग नवाज में वापस जाना चाहते हो, अगर शायद चाहते ही न जाना इरादा ही ना हो, लेकिन अगर जाना चाहते हो तो उसमें फैसला को जो राय होगी नवाज लीग में वो नवाज शरीफ और मरियम की होगी, और वो बजाय जो अभी तक आसान नजर आते हैं वो इनको मुस्लिम लीग नून के करीब भी लाने को तैयार नहीं। चौधरी साहब, मैंने आपका बहुत तवील वक्त लिया। एक आखिरी सवाल करके मैं चाहूँगा इख्तिताम करें हम, और मुख्तसर जवाब दीजिएगा, वक्त भी हमारे पास महदूद है। सर, जो इस वक्त फ़लस्तीन या कश्मीर का मसला है, उस पर जो हुकूमत की पॉलिसी रही है, वो किस हद तक सेटिस्फैक्ट्री है आपकी नज़र में, किस हद तक बेहतर है? हाउ डू यू सी इट? कश्मीर और फ़लस्तीन पे मेरा नहीं ख्याल कोई भी हुकूमत उसने हर वो बात नहीं की जो करनी चाहिए थी। वो हुकूमत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हो, बेनज़ीर भुट्टो की हो, नवाज शरीफ की हो, आसिफ जरदारी की हो, सब हुकूमतें और हमारी इस्टेब्लिशमेंट खुद इन दो को बड़ा कलीदी मामला समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें भी इन मामला से नफास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में तो ये हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट की स्टेटेड पॉलिसी पे चल रही है, और जितना मुमकिन होता है, आखिरकार हम चढ़ाई तो नहीं कर सकते, फौजी एक ऑपरेशन तो नहीं कर सकते, ना गाजा में ना मकबूजा कश्मीर में। ये तो हमें किसी ने राय या मशवरा नहीं दिया कि हम ऐसा करें। तो जहाँ तक सफारती और दीगर राय है और तरीके हैं,
इसराइल की मुखालफत और हिंदुस्तान की मुखालफत करने में इन दो मामलात पर। शोएब साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह ज़रूरत मेरे ख्याल से वो है जो जिस तरह की सिफारतकारी भुट्टो साहब ने की थी जब कश्मीर का मसला उठाया, वो मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत है। वो तो मतलब है किसी का ये आसान नहीं है उसको मैच करना, पर अगर किसके दिल साफ हो, दिल मुसलमानों का बड़ा क्लियर है, फलस्तीन से भी और मकबूजा कश्मीर से भी। और मैं किसी को इल्जाम इसके लिए लगाने को खुद ज़ाती तौर पे राजी नहीं हूँ कि मायल नहीं हूँ कि भाई आपने कश्मीर कौज को या फलस्तीन की कौज को नुकसान पहुँचाया है। मैं समझता हूँ कि सभी हमारी हुकूमतों ने अपनी अपनी दानिश और अपनी अपनी इत्तेहाद के मुताबिक कश्मीर का और फलस्तीन का साथ दिया है। बिल्कुल अगर कोई समझता है कि हमें शमशीर बकफ निकल पड़ना चाहिए, वहाँ पहुँच जाना चाहिए इजराइल के बॉर्डर पे या मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर पे, तो वो तो कोई गवर्नमेंट भी, हमारी गवर्नमेंट भी हो तो वो करने को तैयार ना हो। राइटली सेड सर। मैं पॉइंट आगे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं बैरिस्टर इत्तेज़ाद अहसन साहब, आपके बहुत कीमती वक्त का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर कानूनदान, एक तफसीली गुफ्तगू उनके साथ रही, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर इत्तेज़ाद अहसन साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।